गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय मंच पर विराजमान गोनारकर मैडम और वंदना मैडम और आप सभी मेरे साथ और सहयोगी मित्र, आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। अखबार के संदर्भ में कहा जाता है कि जब तोप मुकाबिल होती है तब अखबार निकालना चाहिए। मैं वास्तव में मुझे फोन आया था कि आप जो है गुरु गोविंद सिंह पर बात कीजिए, तो मैं गुरु गोविंद सिंह पर बात करता हूं और मैडम के लिए वो विषय रखता हूं क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, वो इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे। हमारा भारत जो है संतों, ऋषियों, वीर शूरवीर योद्धाओं की भूमि है। तत्कालीन समय गुरु गोविंद सिंह जी का जो समय था 16वीं सदी, औरंगजेब का समय। औरंगजेब एक कट्टर शासक था। यह जबरदस्ती से तत्कालीन समय में हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने के लिए उन्होंने विवश कर दिया था। तलवार की जोर से किया जा रहा था, मंदिर लूटे जा रहे थे। ऐसे समय में सारी जनता भयभीत थी, दिशाहीन थी, अंधकार में भटक रही थी। और ऐसे समय में कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके कारण उनमें आत्मबल, आत्मगौरव, जो कॉन्फिडेंस चला गया, विश्वास चला गया, वो वापस आए। तत्कालीन समय में निराशा में वो लोग थे। डर, कब कौन आएगा, मार देगा, काट देगा, पता नहीं, ऐसा भयानक डर उनमें था। ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुर्जरी देवी, इनकी यहाँ 22 दिसंबर 1666 में सुंदर से बालक ने जन्म लिया। वो है गुरु गोविंद सिंह, जिनका बचपन का नाम था बाला प्रीतम। उनके मामाओं ने गोविंद कहा करते थे, भगवान के आशीर्वाद से मिला, इसलिए गोविंद गोविंद करते करते उनका नाम गोविंद पड़ गया। और ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी आगे चलकर यह जनता की आत्मबल बने। ऋषि मुनियों के साथ गुरु गोविंद सिंह जो इनकी प्रतिमा है, शूरवीर योद्धाओं की प्रतिमा, शांति का संदेश देने वाली प्रतिमा, उन्होंने आत्मगौरव प्रदान किया, वो कॉन्फिडेंस प्रदान किया। मैं बचपन की उनकी कुछ स्मृतियां बताते चलता हूं। वैसे आपको ये ज्ञात होगा पहले से, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें एक स्मरण दिला देता हूं क्योंकि औचित्य है और बोलना अच्छा रहेगा। गुरु गोविंद सिंह, यह इनके नाम ही थोड़ा सा देखिए, गुरु गोविंद और सिंह। गुरु माने क्या? गूढ़ रहस्य को निकालने वाला या देने वाला। हमारे सामने ऐसे कई रहस्य, हमारे सामने प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है, माने हम उत्तर नहीं ढूंढ पाते। गुरु वह उत्तर है, रहस्य को देने वाला वह गुरु, जो दिशा दर्शाने वाला। गोविंद, कृष्ण का नाम भी गोविंद है। कृष्ण को हम गोविंद कैसे पुकारते हैं? बचपन की जब हम उनकी शरारत देखते हैं तो बिल्कुल गोविंद के जैसे, कृष्ण के जैसे दिखते हैं, उनकी लीलाएं दिखती है। सिंह वीरता का प्रतीक, शूरता का प्रतीक, जो सीधे वार करता है, झपट्टा एक मारता है, बस समाप्त। उसकी आवाज जब निकलेगी, दहाड़ेगा, तो सामने वाला आदमी दहाड़ने से आधा मर जाता है, आधा काम पहले हो जाता है। बिल्कुल, उन्होंने एक मंत्र दिया था उस समय, एक उद्घोषणा थी, सत श्री अकाल, ईश्वरी सत्य है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जब गर्जना होती है, वह सिंह की गर्जना थी, आधा शत्रु वहीं पर मर ही जाता था और उसके ऊपर एक झपट्टा और बाद में खत्म। गुरु गोविंद सिंह। बचपन की कुछ मूर्तियां बोलते चलता हूं नाम के विश्लेषण के साथ। बचपन में ये बड़े शरारती थे, लेकिन दूसरों को तकलीफ कभी नहीं दिया करते थे। हाँ, एक बार तकलीफ उन्होंने दी, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया तब वो समझ गए। वे एक अचूक निशानेबाज थे। तत्कालीन समय में ये तीर कमान का समय था। तीर जो चलाते तो ऐसा निशाना लगता कि बस बराबर निशाना सामने वाले वस्तु पर लगना ही लगना है।
हमने बचपन में या सीरियल में धारावाहिकों में देखा पढ़ा होगा, कृष्ण की लीला के संदर्भ में गोपियां जब जाती है मटका लेकर तो पीछे से पत्थर मारते हैं और मटका फूट जाता है और बाद में गोपियां जो है माता यशोदा को जाकर शिकायत करती है। बिल्कुल कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। ये निशान थी। तत्कालीन समय में स्त्रियां कुएं पे जाकर पानी भरती थी मिट्टी के घड़े से। अब ये जो है बैठे इनके टोली के साथ, इनकी पूरी टोली है, जैसे कृष्ण की अपनी पूरी टोली हुआ करती। बस दिखे निशाना लगाओ, जैसे तीर बराबर निशाना जाकर लगता था मटके पर और मटका फूट जाता था। कई बार स्त्रियों ने बालक को समझाया लेकिन बालक समझने को तैयार ही नहीं है। तब ऐसे समय में उन्होंने जाकर अब गोविंद सिंह बाला प्रीतम की मां को जाकर समझाया कि ये जो है रोज हमारे मटके तोड़ देता है। बिल्कुल कृष्ण की लीला हमें याद आने लगती है। और मां को जाकर समझाया और मां ने फिर कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें पीतल की मटकियां देती हूं, ये मटकियां इस्तेमाल करो। वो कितना भी निशाना लगाएगा ये फूटेगा ही नहीं। आप मिट्टी के थे इसलिए फूट गए, अभी पीतल का ले लो। तो उन्होंने पीतल का इस्तेमाल किया। फिर से वही सीन चल रहा है और सारे बालक बैठे और तीर शुरू किया। तीर बराबर लगाया, निशाना तो लगा लेकिन वो मटका फूटा नहीं क्योंकि पीतल का था और नीचे गिर गया। और माँ ने वह सीन देख लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया और जैसे पकड़ा और फिर समझा दिया कि इसके बाद ऐसा नहीं करना। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कर किया है। शरारती का एक दूसरा एक मैं पहलू बोलता हूँ, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक बुढ़िया, सूत काटने वाली बुढ़िया जमा करती थी, वो सूत काटना और जमा करना। ये बालक जाते थे वहां पर, गए और बिखर देना वहां पर जाकर, बार बार बिखरना, ये प्रक्रिया चलती रही। तब वो बुढ़िया को जो है गुस्सा आया और गुस्सा आकर जैसे कि गोपियां, जैसे कि हमने देखा कि यशोदा के पास शिकायत करने जाती है, वैसे ये बुढ़िया जो है माँ के पास गई है और शिकायत कर दी कि ऐसी ऐसी बात है कि ये बिखर देता है। तब माँ जो है उसे पैसे देती। माँ ने ये बहुत बार देखा और माँ ने पूछा कि बेटा तू ऐसा क्यों करता है? तब उसने कहा कि मैं उस बुढ़िया की गरीबी दूर करना चाहता हूँ। कैसे? ये बिखेर देगा, वो बुढ़िया घर पे जाएगी, पैसे लेगी। देखिए बचपन में कैसी दूरदृष्टि है, कभी किसी को नुकसान में नहीं पहुंचाते, शरारती भी है, लेकिन बचपन में उसका एक शूरवीर योद्धाओं वाला एक रूप भी हमें दिखाई देता है, दूरदृष्टा वाला एक रूप दिखाई देता है। 4 साल की उम्र है बालक बाला प्रीतम उर्फ गोविंद। ये टोलियां, 2 टोलियां बनाई हुई है, एक अच्छे बच्चों की और दूसरे शत्रु। कुछ बच्चे डरे हुए हैं उससे और कुछ बच्चे उनके साथ हैं। ऐसे में तेग बहादुर बाहर से आए, क्योंकि घर पे रहते नहीं, युद्ध में जाते थे, इसलिए बालक जो है बाप को नहीं पहचानता, पिता को नहीं पहचानते। तेग बहादुर आए, उन्हें देखा कि ये क्या चल रहा है। तब उन्होंने पूछा कि जो भयभीत जो है, ये जो है यवन है, इंडियन हमारे शत्रु है, हमारे देश के शत्रु है और मैं इनका हमेशा विरोध करता रहूंगा। ये बचपन में उस समय कहा था। 4 साल की उम्र में आज का बच्चा सोच भी नहीं पाता। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने ये बात सोची थी। तेग बहादुर ने उन्हें उठाया और पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि तेग बहादुर। उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारे पिता हूं और उन्हें गले से लिपटा लिया। जी, गुरु गोविंद सिंह वीर, शूरवीर योद्धा, शांति का संदेश देने वाले भी। तत्कालीन समय में जैसे कि मैंने कहा था कि औरंगजेब किस तरह से हाहाकार इसने मचा हुआ था, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र धर्म के हित के लिए, धर्म देश के हित के लिए, रक्षा के लिए इन्होंने खालसा की स्थापना की। बैसाखी का समय था, 16वीं सदी है, आनंदपुर का स्थान, भव्य दिव्य मंडप, उत्साह मनाया जा रहा है। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है सारे सिखों को बुला लिया, सारे सिख आ गए। गुरु गोविंद सिंह थोड़ी देर बाद मंडप से बाहर निकले। बाहर निकलकर उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना सर कटा सके, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना सर कटा सके, वो व्यक्ति मेरे साथ भीतर आए। कुछ समय तक कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। एक व्यक्ति उठता है उसमें से, वो कहता है कि मैं आता हूं। गुरु गोविंद सिंह उसे लेते हैं और भीतर मंडप में ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खून बाहर आ रहा है, ताजा ताजा खून, सभी लोग देख रहे हैं।
कुछ लोग भयभीत हो गए कि सर काट दिया। फिर से वापस आते हैं गुरु गोविंद सिंह और फिर से वही बात कहते हैं कि मुझे और एक व्यक्ति चाहिए, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए मुझे बलिदान चाहिए। तब दूसरे व्यक्ति को वही बात कही कि मुझे और एक व्यक्ति चाहिए जिसका सिर मुझे चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति कुछ देर बाद उठा और फिर से वही प्रक्रिया, फिर खून बाहर निकल रहा है ताजा ताजा। बाहर लोग घबराए हुए, सहमाए हुए, डरे हुए। ऐसी प्रक्रिया और 3 बार, 3 लोगों को और बुलाया गया, 5 लोग हो गए। 5 लोग होने के बाद कुछ देर तक शांत नीरव था। बाहर लोग सब प्रतीक्षा कर रहे कि अब क्या हो गया, सब सर काट दिए गए, खून बह रहा है, अब किसको बुलाएंगे पता नहीं। गुरु गोविंद सिंह बाहर आते हैं, उन्हें लगता है कि अभी वो किसी को बुलाने वाले हैं। तब पता चलता है गुरु गोविंद सिंह 5 लोग जो लाल पट्टा पहने हुए बाहर आए हैं। उन्होंने कहा ये पंच प्यारे हैं। पंच प्यारे आज हम सब जानते हैं। और उस दिन उन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की, खालसा की स्थापना की। जो शूरवीर लड़वैया थे, एक योद्धाओं की टोली उन्होंने बनाई थी और एक एक सैनिक हजारों के बराबर था। उस समय औरंगजेब ने आक्रमण करने के लिए अपने सिपाही सैनिकों को भेजा था। कई बार उन्हें गोविंद सिंह और उनके सैनिकों की से मुंह की खानी पड़ी, पराजय का मुख देखना पड़ा उन्हें। उसके पीछे एक ही गुरु गोविंद सिंह की विचारधारा। उन्होंने उन एक एक सिख में ऐसी भावनाएं भर दी, आत्मविश्वास भर दिया, वो वीरता का संचार कर दिया जो एक एक सिख हजारों के बराबर था। इसीलिए मुगल कई बार पराजित हो गए, डर कर उन्हें भागना पड़ा। औरंगजेब को तक वहां उस समय डरना पड़ा था। मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक पंक्ति, जो जागो फिर एक बार नामक कविता है। तत्कालीन समय में जब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जो है हत्याकांड इतना भयानक था कि वहां के जो युवक है पंजाब के बहुत घबरा गए थे, डर गए थे। और उन युवकों में वो वीरता का संचार कराने के लिए, वो आत्मगौरव जगाने के लिए वो कविता उन्होंने लिखी थी, जागो फिर एक बार। उसमें गुरु गोविंद सिंह का संदर्भ आता है, वही जो मैं बात कर रहा था। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, पंक्तियां दीजिए कितनी बढ़िया है, जबरदस्त है। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तब निज नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। उनका एक एक सैनिक उस कविता के माध्यम से जो है हमें दिखाई देता है कि वह 1.25 लाख के बराबर था। इसीलिए वो डर जाते थे। जैसे मैंने इससे पहले कहा, उन्होंने एक उद्घोषणा दे दी थी, ईश्वरी सत्य सत्क्रिया काल। जब युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले, मैडम जी आपको तो भली बात पता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने से पहले गर्जना, बोले सोनिहाल सत्क्रिया काल, ये ध्वनि जैसी शत्रु पक्ष में जाती, आधा डर उनके भीतर बैठ जाता, वो आधे पहले ही मर जाते, बाकी का आधा काम सिपाही कर डालते। तो ये मनोवैज्ञानिकता उनके भीतर की, गुरु गोविंद सिंह के भीतर की मनोवैज्ञानिकता के सामने वाले शत्रु पक्ष को जो है युद्ध करने से पहले ही डरा दो। डर गया तो आधा काम खत्म, बाकी का आधा काम वो कर देंगे। ये बात हम देखते हैं। उन्होंने युद्ध, वो कभी नहीं चाहते थे युद्ध करना, वो चाहते थे हमेशा शांति रहना, शांत वातावरण बनाए रखना। लेकिन तात्कालीन समय ही कुछ ऐसा था, इसलिए उन्हें मजबूर और विवश होकर तलवार उठानी पड़ी, खालसा की स्थापना करनी पड़ी। इसीलिए क्योंकि यदि वह जो लोग आक्रमण कर रही है आक्रमण करते रहेंगे तो कभी भी शांति की स्थापना नहीं होगी। जब तक इन लोगों का संहार नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें डर नहीं बैठेगा, तब तक शांति की स्थापना नहीं होगी। वे भी चाहते थे, शांति का संदेश वो देना चाहते थे। वे एक निर्भीक व्यक्ति हैं, निडर व्यक्ति। एक एक सरदार को उन्होंने ऐसा बनाया, उनका शरीर देखिएगा, तात्कालीन समय में ऐसा भव्य दिव्य शक्तिशाली शरीर दिखता है। हमारे 4-5 लोग तो उनमें एक ही सरदार जी में बैठ जाएगा, इतना शरीर विशाल। खली जैसे व्यक्ति, खली का नाम हमने सुना है। हमने यहाँ पे हमने गुरुद्वारा में देखा है, ऐसी बंदूक रखी हुई है लंबी, वो व्यक्ति ऐसे कंधे पर उठा के दौड़ते थे। हम तो 2 हाथ से भी नहीं उठा पाते ऐसी बंदूक। वो तलवार ऐसी है कि हम एक हाथ से नहीं उठा सकते, तो एक हाथ में घोड़े पर बैठकर ऐसे लड़ रहे हैं।
उनमें कितनी शक्ति होगी। ऐसे शक्तिशाली शूरवीर योद्धाओं को उन्होंने बनाया था। निराला कहते हैं उस समय कि वो उस रक्त का संचार आज के युवकों में हो रहा है, वो वीर रस का संचार हमारे भीतर है। हम बचपन से ही वीर हैं, केवल इन्हें जगाने की जरूरत है। जैसे पहली बार वर्षा होती है ना सर्दी, मृदगंध जिसे कहा जाता है, मिट्टी में गंध होती है। पहली बार वर्षा हुई और फिर मिट्टी से अपने आप एक गंध निकल आती है। साल में केवल एक ही बार गंध आती है, मिट्टी की गंध, जिसे मृदगंध कहा जाता है। वो गंध, वो वीरता, वो सारे गुण जो है हमारे भीतर ऑलरेडी पहले से विराजमान है। वो वीर गुणों को जगाने का काम जो है वो उनकी कविता जो है, निराला जी की कविता करती है। उनके विचार, उनकी कृतियां हमारे भीतर वो वीर रस का संचार करती है। जब हम देखते हैं उनकी जीवनी चरित्र, हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो या गुरु गोविंद सिंह हो, जब हम इनका चरित्र देखते हैं तो हमारे भीतर वो वीर रस का संचार होता है और वो निर्भीकता वाला जो खासियत है वो हमारे भीतर आती है। जो भी कहो, जो भी करो, निर्भीक निडर करो। और आज के पत्रकार जो है वो भी तो एक शूरवीर योद्धा ही तो है। कलम तलवार है उनकी। इसीलिए तो कहा था किसी शायर ने, वो जो मैंने पंक्ति कही थी, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकाल लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है पत्रकारों के लिए, वो है निर्भीकता, और वो गुण हमारे भीतर पहले से विराजमान है। निर्भीक होकर, निडर होकर, पक्षपात रहित जो कार्य किया जाता है वो पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। और सच को अभिव्यक्त करना, सच को अभिव्यक्त करने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत आज के युवकों में कूट कूट कर भरी हुई है। आज का युवक जो है वो, जिसे अंग्रेजी में कहा है, हम कहेंगे ऑलराउंडर है, अष्टपहलू व्यक्ति महत्व है, उसके भीतर ये सारे गुण है। और वह जो है आत्मगौरव, आज के समाज जब भी डर जाएगा तब तब जो है पत्रकार उसमें आत्मगौरव निर्माण करेगा, आत्मविश्वास निर्माण करेगा, कॉन्फिडेंस निर्माण करेगा। जब भी जनता भयभीत हो जाएगी, चाहे वो महंगाई हो या और कुछ भी हो, वो आवाज उठाती है, तब पत्रकार उसे आवाज देता है मीडिया के माध्यम से, और वो आवाज वहां तक पहुंचती है जो लोग महंगाई को बढ़ा रहे हैं, या जो भी जिस भी क्षेत्र में हो, जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहां तक वो आवाज पहुंचाने का काम करता है पत्रकार। वो योद्धा ही तो है, एक शूरवीर योद्धा है। उसे हर समय हर पल कफन बांध कर बाहर घूमना पड़ता है। पत्रकार बन गए तो इसका मतलब वो शूरवीर योद्धा बन गया। वो किसी एक का नहीं होता है, वो पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का होता है। वो राष्ट्र की धाती है, वो धरोहर है, और आप इस राष्ट्र के धरोहर हो। और वो गुण आप में फूट फूट भरे हुए हैं। और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह के विचारों को लेकर ये कॉलेज शुरू किया गया है, और उस विचारों को यहाँ के अध्यापक, मुझे लगता है कि उसका संचार इसमें करते हैं। मैं ज्यादा बहुत इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ हमें मैडम को सुनना है, दोनों मैडम को, और समय की पाबंदी भी है, इसीलिए मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया गया, इसलिए मैं इस महाविद्यालय का शुक्रगुजार हूँ। आपने भी शांत होकर सुना, ये आपका